हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था सेकंड सब हेडिंग दैट इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि मिड 18th सेंचुरी में कोई स्टेट नहीं था, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड इस तरीके का कोई स्टेट नहीं था। ये लेटर इंट्रोड्यूस किया गया था, किस तरीके से लिबरल नेशनलिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली लिबरल का डेफिनेशन कुछ और था। पॉलिटिकली लिबरल मीन्स था कि सबके पास इक्वल राइट हो अपनी गवर्नमेंट चुनने के लिए, और इकोनॉमिकली लिबरल का मतलब था कि जो गुड्स की मूवमेंट हो वो बिना किसी ऑब्स्टिकल या बिना किसी दिक्कत के यहाँ से वहाँ हो। किस तरीके से उस टाइम पे नेपोलियन ने 39 स्टेट की जर्मन फेडरेशन का इंट्रोडक्शन किया, जहाँ पे करेंसी, वेट एंड मेजर सबको एक स्टैंडर्ड रूप दे दिया गया, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे दिक्कतें होती थी। हर स्टेट पे उनकी अपनी करेंसी, उनके अपने वेट और उनके अपने मेजर्स हुआ करते थे। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ना। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म के बारे में, यानी कि कंजर्वेटिव सोच के बारे में। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 ना। कंजर्वेटिव क्या होता है? अगर हम हिंदी में देखें तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। ना व्हाट इज़ रूढ़िवादी देन? अगर कंजर्वेटिव का मतलब ये रूढ़िवादी होता तो रूढ़िवादी का मतलब क्या होता? सी, रूढ़िवादी हो या कंजर्वेटिव, इनका मतलब होता है वो एक्ट या आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल को प्रिजर्व करने का। यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमें अपनी संस्कृति, हमें अपनी परंपरा, हमें अपनी ट्रेडिशन को ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, These people are called conservative people। जो पुरानी सोच रखते हैं, जो रूढ़ी सोच रखते हैं, उनको कहा जाता है कंजर्वेटिव। और ये रूढ़ी सोच रखने वाले वो लोग होते हैं जो अपनी संस्कृति, जो अपनी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहते, फॉलो करना चाहते, दे डोंट वांट टू चेंज। और वी कैन से अनदर वर्ड, जो इंसान अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहता है, उनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। तो 1815 में नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया। उस समय यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी, उनके अंदर कंजर्वेटिव जैसी भावनाओं का उदय होने लगा, मतलब वो अट्रैक्ट होने लगे कंजर्वेटिव की तरफ। तो बहुत सारे उस समय जो कंजर्वेटिव थे, उनको ये लगने लगा था कि अब हम अपनी नेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मोनार्की सिस्टम हो गया, चर्च हो गया, सोशल हायरार्की है, उसको दोबारा प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको दोबारा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, पर उसमें भी जो मोस्ट ऑफ द जो कंजर्वेटिव थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम जो रेवोल्यूशन से पहले जो सोसाइटी थी, हम वापस उसी सोसाइटी में लौट जाएं। वो कंटिन्यू करके रखना चाहते थे। रेवोल्यूशन के बाद जो मॉडर्न चेंजेस थे, जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे नेपोलियन द्वारा, वो उसी को कंटिन्यू करके रखना चाहते थे। उनको ये लग रहा था, उनको रियलाइज़ हो गया था, लग नहीं रहा था, उनको ये रियलाइज़ हो गया था, उनको ये महसूस हो गया था कि अगर हम ये मॉडर्निटी को कंटिन्यू करेंगे, ये जो मॉडर्नाइजेशन है अपनी सोसाइटी में, उसको कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि मोनार्कल सिस्टम है, उसको बहुत स्ट्रेंथ देगा, यानी कि उसको बहुत बल देगा, और जिसकी वजह से उनकी जो स्टेट पावर है वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही ताकतवर हो जाएगी। फिर अब इन्होंने मॉडर्न आर्मी है, चाहे एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को नौकरशाह भी कहा जाता है, और जो डायनेमिक इकोनॉमी है, यानी इकोनॉमी मतलब जो अर्थव्यवस्था थी, जो प्रगतिशील जो अर्थव्यवस्था थी, जो जमींदारी और जो कृषि दास सिस्टम जो ख़त्म किया गया था, ये कहीं ना कहीं उनकी यूरोप में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है उसको बल देगी। ये कंजर्वेटिव की सोच थी। तो इन्होंने क्या किया, 1815 में यूरोपियन पावर, उस समय जो यूरोपियन पावर के जो प्रतिनिधि थे उस समय, ये कौन थे? ये ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया थे। उन्होंने मिल के क्या बोलते हैं, नेपोलियन को डिफीट किया। ठीक, उसके बाद वियना में इन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की, जहाँ पे इन्होंने एक सेटलमेंट किया यूरोप के लिए, यानी कि एक सेटलमेंट या एक समझौता बनाया ना। उस समय एक सम्मेलन हुआ, यानी इस सेटलमेंट को बनाने के लिए उन्होंने एक सम्मेलन किया। सम्मेलन को इंग्लिश में कांग्रेस कहा जाता है ना। उन्होंने कांग्रेस बनाई थी,
जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने, ठीक है। अब ड्यूक मैटरनिक ने कांग्रेस को होस्ट किया ना। इसके अंतर्गत जो प्रतिनिधि थे, जो डेलीगेट्स थे ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और ब्रिटेन के, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना बनाई। ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में जो इन प्रतिनिधियों ने बनाई, वो इस मकसद से बनाई थी ताकि जो नेपोलियनिक वॉर में जितने भी चेंजेस हुए थे नेपोलियनिक वॉर के दौरान, उन सबको ये फिनिश्ड कर दें, यानी कि ख़त्म कर दें। तो दैट इज़ वाई दे हैव मेड ट्रीटी ऑफ वियना, और इसीलिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में बनाई थी, ठीक, ड्रॉ की थी ना। इसके अंतर्गत अब क्या हुआ, सबसे बड़ा जो नेपोलियन के टाइम पे जो चेंज हुआ था वो ये था कि नेपोलियन ने जो डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी थी, उसको डीथ्रोन कर दिया था, उसको राजगद्दी से उठाकर फेंक दिया था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो अब क्या हुआ, इन्होंने ये जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको दोबारा पावर में लाए, और जो फ्रेंच की जो टेरिटरी थी नेपोलियन के टाइम पे, जो नेपोलियन ने जो फ्रांस की जो टेरिटरी थी उसको जो बढ़ाया था, वो वापस फ्रांस से छीन के उनको लौटा दी, ठीक है। फ्रांस जैसे वो सारी टेरिटरीज छीन ली जो कि नेपोलियन द्वारा हथियाई गई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस ट्रीटी में एक और क्लॉज डाला जहाँ पे ये कहा गया था कि बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स को बनाया जाए जो कि फ्रांस को अपनी टेरिटरी बढ़ाने से रोक सके, क्योंकि अगर फ्रांस जो टेरिटरी बनाना चाहता था, इसलिए उसको रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स, नेशंस इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। इसमें नॉर्थ में नीदरलैंड का जो किंगडम था, नीदरलैंड का राज्य था जिसमें बेल्जियम इंक्लूड था, उसको नॉर्थ में सेट कर दिया। जियोना को पेडमोंट के साथ मिला के साउथ में सेट कर दिया। पर्शिया को बहुत सारी इम्पोर्टेंट टेरिटरी दे के उसको वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न फ्रंटियर दे दिया गया, और जो ऑस्ट्रिया थी उसको नॉर्थ इटली का कंट्रोल दे दिया गया। पर इन जो प्रतिनिधि थे, जो यूरोपियन पावर्स के जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जो जर्मन महासंघ है जो कि 39 स्टेट से मिल के बना था नेपोलियन द्वारा, उसको टच नहीं किया। जो नेपोलियन ने जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स को मिला के, इन यूरोपियन पावर ने उसको टच नहीं किया, ठीक। और ईस्ट में यानी कि पूर्व में इन्होंने जो रशिया था वो पोलैंड का पार्ट था, ठीक है, वाइल जो प्रशिया था उसको सैक्सोनी का पार्ट दे दिया गया। पर जो इनका जो मेन इंटेंशन था, जो कि मोनार्की सिस्टम को दोबारा राजगद्दी में बैठाना था, जो किसने फेंक दिया था उखाड़ के, नेपोलियन ने फेंक दिया था, ठीक है, उसको वापस वो रिस्टोर करना चाहते थे, वापस जो मोनार्कियल सिस्टम है उसको वापस वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। और जब ये मोनार्कियल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो वो जो नए कंजर्वेटिव जो ऑर्डर हैं वो यूरोप में इस्टेब्लिश कर सकें। उनका ये सब करने का मेन मोटिव, मेन इंटेंशन या मेन मकसद यही था कि वो मोनार्कियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करे और नए कंजर्वेटिव सोच को, नए कंजर्वेटिव ऑर्डर को, व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करे यूरोप में, ठीक। नाउ तो 1915 में ही जो कंजर्वेटिव रेजिम थी वो ज़्यादातर ऑटोक्रेटिक थी, ठीक है। नाउ अब ऑटोक्रेटिक लोग क्या थे, ये अपनी क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये अपनी क्या बोलते हैं बुराई, ठीक है, असहमति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, ठीक है। ये उन लोगों को नहीं बर्दाश्त कर पाते थे जो उनकी लेजिटिमेसी यानी कि उनकी वैधता पे क्वेश्चन कर रहे थे। जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसकी वैधता पे क्वेश्चन कर रहे थे। ये इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जब कोई उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा था, जब उनकी आलोचना कर रहा था, ठीक है, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, जब उनकी आलोचना कर रहा था तो ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, ये जो ऑटोक्रेटिक लोग थे, ये सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंसरशिप लॉ पास किया, और चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक्स हो, चाहे नाटक हो, चाहे गाने हो, जो भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड लिबर्टी या फ्रीडम के आइडिया को झलका रहा था, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा था,
वो उन सब पे सेंसरशिप यानी कि बैन लगाने करे, इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल करने लगे कि लोगों के बीच में इस तरीके की भावना दोबारा ना जग जाए। लिबर्टी, फ्रीडम यानी मुक्ति, आज़ादी, स्वतंत्रता जैसी भावना इनके दिमाग में दोबारा ना उभर के आए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैन लगाना शुरू कर दिया बुक्स पे, ठीक है। बट जो यादें थीं वो आज भी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो यादें थी वो आज भी कहीं ना कहीं लिबरल लोगों को प्रेरित कर रही थी। और इसमें से सबसे बड़ा जो इशू था, सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि वो इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इसलिए इन कंजर्वेटिव ऑर्डर की आलोचना कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जो प्रेस की आज़ादी थी उस पर भी सेंसरशिप लगा कर रखी थी, विच दे डोंट वांटेड। नाउ रेवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी लोग थे उस दौर में वो कैसे थे, ठीक है। उस दौर के जो क्रांतिकारी थे, जो 1915 के दौरान जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए इस डर से कि कहीं उनका दमन ना हो जाए, कहीं उनको गायब ना कर दिया जाए, कहीं उनको मार ना दिया जाए। तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट क्रांतिकारी थे वो भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। कई तरह की यूरोप के कई स्टेट्स में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी जो इन रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी को ट्रेंड करने लगी। उनके अंदर लिबरल जैसे, नेशनलिस्ट जैसे, फ्रीडम जैसे आइडिया को उनके ज़रिए पूरे यूरोप में फैलाने लगी, ठीक है। तो जो एक क्रांतिकारी था, उस टाइम पे एक क्रांतिकारी होने का मतलब था कि आप कमिटमेंट हो, ठीक है, आप एक कमिटेड हो कि आप मोनार्कियल सिस्टम को क्या बोलते, सत्ता में आने से रोकेंगे और अपनी आज़ादी और अपनी मुक्ति के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी अगर क्रांतिकारी बनना चाहता था तो उस टाइम पे वो कमिटेड हो, ठीक है, कमिटेड हो कि भाई हमको मोनार्कियल सिस्टम का अपोज करना, मोनार्कियल सिस्टम का विरोध करना है, हम मोनार्कियल सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे, जो कि क्या बोलते हैं वियना कांग्रेस के बाद आया, और हम अपनी लिबर्टी यानी हम अपनी मुक्ति और फ्रीडम यानी कि आज़ादी के लिए लड़ेंगे। तो जो ये जो रेवोल्यूशनरी थे, दे ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दे स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इन रेवोल्यूशनरी के लिए ये था कि अगर हमें अगर हमको संघर्ष करना है तो हमें एक नेशनल स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक नेशनल स्टेट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है आज़ादी की लड़ाई के लिए, आज़ादी की संघर्ष के लिए, ठीक है। ये रेवोल्यूशनरी की सोच थी, उनको ये लगने लगा था आज़ादी के संघर्ष के लिए हमें एक नेशनल स्टेट्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक। नाउ इन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम गिस्पी मैग्जिनी था। वो इटालियन रेवोल्यूशनरी था जो कि गियोना 1807 में पैदा हुआ था। ये कार्बनरी सोसाइटी का, सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, ठीक है। बहुत ही यंग एज में, बहुत ही वेरी अर्ली एज में उसको क्या बोलते, ये कह लें 25 की एज में उसने क्या बोलते लिंगुरिया में रेवोल्यूशन यानी क्रांति करने की कोशिश में उसको देश से एक्साइल कर दिया गया, उसका बहिष्कार कर दिया गया। ये घटना हुई थी 1831 में। गिस्पी मैग्जिनी ने बड़ी यंग अवस्था में उनको देश से निकाला कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने लिंगोरिया में क्रांति करने का विचार या क्रांति करने की कोशिश करी, ठीक है। अब उनको देश से निकाल तो कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके तुरंत बाद जब उनको एग्जाइल कर दिया, जब उनका बहिष्कार करने लगा किसका, गिस्बी मैग्जिनी का, तो गिस्बी मैग्जिनी ने क्या किया, उन्होंने उसके तुरंत बाद 2 सीक्रेट सोसाइटी बना ली, यानी कि अंडरग्राउंड सोसाइटी बना ली, भूमिगत सोसाइटी बना ली, जिसमें एक सोसाइटी थी यंग इटली जो कि उन्होंने मार्सेलिस में बनाई थी, और दूसरी सोसाइटी थी यंग यूरोप जो कि उन्हें बर्न ने बनाई थी, ठीक है ना। इसमें जो मेंबर्स थे, चाहे यंग इटली के मेंबर्स हो चाहे यंग यूरोप के मेंबर्स हो, ये जो मेंबर्स थे वो एक ही सोच के यंग मेंबर्स थे, बड़े जवान मेंस थे और ये जो मेंस थे, ये जो एक ही सोच, मतलब इन सब की सोच एक जैसी थी। तो ये जो सोच के बड़े यंग जो मेंबर्स थे, ये ज़्यादातर पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी स्टेट से बिलोंग करते थे। तो मैगजीन ये सोचते थे कि भगवान ने इसी इंटेंशन से क्या बोलते स्टेट्स बनाए हैं जो कि मैनकाइंड को,
जो मैनकाइंड की एकाकी है, यानी कि मैनकाइंड को नेचुरल यूनिट है। जो जो मतलब व्हाट दे वांटेड टू से कि मैगजीन इस बात पे यकीन करते थे कि जो स्टेट्स हैं वो मैनकाइंड की नेचुरल यूनिटी, यानी कि मैनकाइंड की, यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनकी नेचुरल एकाकी है। ठीक है ना। सो उस टाइम पे जो इटालियंस, जो इटाली था, वो ये नहीं चाहता था, वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था कि वो भी छोटे छोटे स्टेट्स और छोटे छोटे किंगडम को वो बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था, वो क्या चाहता था, अब ये छोटे छोटे स्टेट्स और जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं वो मिल के एक सिंगल क्या बोलते हैं, एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, एक गणतंत्र में तब्दील हो जाएं। वो अब चाहता था सिंगल यूनिफिकेशन, यानी कि इन सब छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक सिंगल नेशन बनने की कगार चाहता था। वो दे वाज थिंकिंग लाइक दैट कि चलो एक सिंगल स्टेट बन जाए, नेशन बन जाए। तो अब ये जो यूनिफिकेशन था, जो इटली सोच रहा था कि हम सारे स्मॉल स्टेट्स और किंगडम को मिलाकर एक सिंगल नेशन बनेंगे, तो ये जो यूनिफिकेशन था ये कहीं ना कहीं किसका आधार बना, इटालियन लिबर्टी का, यानी कि इटालियन की आज़ादी का यूनिफिकेशन जो था आधार बन गया। तो अब इसी मॉडल को सीक्रेट सोसाइटी, अब इसी मॉडल को फॉलो करते हुए जर्मन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। जो ठीक है, जो मैगजीनी का जो मतलब बहुत घोर मतलब अंधाधुंध जो अपोजिशन थी मोनार्कल सिस्टम की, जो उसकी सोच थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लेके, वो उस सोच से कंजर्वेटिव थे फ्राइटेंड हो गए, डर गए, मतलब ऑलमोस्ट वो बैक फुट पे आ गए कि वो इतनी स्ट्रांगली मतलब सीक्रेट सोसाइटी सेटअप कर रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है, यंग जो मेंस हैं उनको अपने साथ शामिल कर रहा है। कौन शामिल कर रहा है, मैगजीन यंग लोग को अपने साथ शामिल कर रहा है। और ये यंग लोग अब मोनार्कियल सिस्टम का अपोज करने लगे। ये यंग लोग चाहते हैं कि एक वो सिंगल नेशन में यूनिफाइड हो जाए, छोटे छोटे किंगडम्स या छोटे छोटे स्टेट की बजाय। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेटिव लोग थे ये डर गए। ठीक है, अब इसी डर की वजह से जो मेटरनिच था, रिमेंबर मेटरनिच कौन था, मेटरनिच वो इंसान था जिसने कांग्रेस जो थी, वियना में कांग्रेस सेटअप की थी, जहाँ पे इसने होस्ट किया था। ठीक है, वो चांसलर था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन का चांसलर था जिसने कांग्रेस को होस्ट किया था, जहाँ पे वियना ऑफ ट्रीटी साइन की गई थी। ये मेटरनी वो चांसलर था। तो इसने मेज़नी को क्या बोलते, सबसे खतरनाक सोशल ऑर्डर का, यानी कि सोशल व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन घोषित कर दिया। अब उसको लगने लगा कि जो मेटरनी है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देगा। एंड दैट इज़ वाई मेटरनी डिस्क्राइब्ड Mazzini as a most dangerous enemy of our society. Here we end this chapter. Here we end this class. See you in my next class. If you like it, subscribe it. Okay? Have a good day. Have a nice day.